हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। पार्लियामेंट enabled its citizen to participate in decision making, the decision that the government make for the country. गवर्नमेंट जो भी फैसले देश के लिए लेती है उसमें देश के नागरिकों की सहभागिता बनाता है पार्लियामेंट। आप सबको पता होगा पार्लियामेंट दिल्ली में है इंडिया का। वहाँ पे एमपीज़ जाते हैं, वो एमपीज़ जिनको हम सेलेक्ट करते हैं और यही एमपीज़ पार्लियामेंट में बैठते हैं और तरह तरह के काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एमपीज़ होते कौन हैं। एमपीज़ हमारे बीच के ही लोग होते हैं, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं। ये हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें आपका रिप्रेजेंटेटिव बनना है। इसके लिए वो इलेक्शन लड़ते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई सारे मेंबर्स, कई सारे कैंडिडेट्स लड़ते हैं और जिनको ज़्यादा वोट मिलता है वो बनता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटीजन्स को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है। ये तो वही एक बात। दूसरा, पार्लियामेंट का रोल क्या है, पार्लियामेंट का काम क्या है, क्या करता है, इसका रोल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। पार्लियामेंट देश में कानून बनाने से लेकर बहुत सारे फैसले लेना जिससे देश की जनता का भला बुरा जुड़ा होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में हो, चाहे जहाँ भी हो, ये सारे फैसले पार्लियामेंट लेती है और इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव का इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट। मेजर फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के, ये कौन कौन से काम करती है, हमारे चैप्टर में पढ़ने के लिए यही एक टॉपिक है। पार्लियामेंट होता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं और पार्लियामेंट का मेजर फंक्शन क्या होता है। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस जिनको लोकसभा भी कहते हैं, अपर हाउस जिनको राज्यसभा कहते हैं। लोअर हाउस यानी लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को सीधे पब्लिक चुनती है पोलिंग से, और राज्यसभा के मेंबर्स अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। कुछ को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कुछ एमएलएस और एमपीज़ सेलेक्ट करते हैं, इसी तरीके से होता है। इसमें जो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इनका वर्किंग पीरियड यानी कि कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद अगर इनको फिर से रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो ये फिर से आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। 5 साल तब तक चलेगा जब तक बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी वजह से सरकार गिर ना जाए। अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो फिर से इलेक्शंस होंगे और फिर से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, फिर से पार्लियामेंट बनेगी। या अगर बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई एमपी रिज़ाइन कर देता है या अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, इन सब वजहों से अगर कोई एमपी की सीट किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खाली हो जाती है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 साल के पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, जिनको बाई इलेक्शन या बाई पोल्स भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं पार्लियामेंट के मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। मेजर फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, नंबर 1 है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल, अक्सर आपने बजट सुना होगा, एक वर्ड अक्सर सुनने में आता है फरवरी या मार्च में, कभी तो जनवरी से ही आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। अलग अलग डेट में ये गवर्नमेंट इसको प्रोड्यूस करती है पब्लिक के सामने, और उसमें ये बताती है कि देश के पास पैसा कैसे आएगा, कहाँ कहाँ से कितना कितना आएगा और उसे कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च किया जाएगा। ये तो बजट होता है।
उसके बाद बीच बीच में जैसी जैसी सिचुएशंस आती जाती है वैसे वैसे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि अब पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ से मंगाना है। ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट के पास जो आता है वो टैक्सेस से आता है। टैक्स जो पब्लिक पेमेंट करती है, कंपनीज पेमेंट करती है, और तरह तरह की एक्टिविटीज़ से भी आने वाला पैसा जिसमें चंदा है और कई सारी फीस है, ये सारे पैसे से गवर्नमेंट के पास फंड इकट्ठा होता है और वो उस फंड को किस काम को कैसे फाइनेंस करना है, एजुकेशन में कितना % खर्च करना है, डिफेंस में कैसे करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च करना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये हो गया पार्लियामेंट का पहला मेजर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। दूसरा हमारा आता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव यानी कि कानून से जुड़े हुए काम। हमारे संविधान में वैसा तो सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए, देश के लिए कुछ कानूनों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे क्या करती है गवर्नमेंट, कानून में जो भी बदलाव करना होता है उसका एक ड्राफ्ट रेडी करती है, सारे रिप्रेजेंटेटिव के सामने उसको रखती है, और जब वो बहुमत से पास हो जाता है तब वो नया कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है सैंक्शन के लिए। हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करते ही वो नया कानून बन जाता है। ये लेजिस्लेटिव फंक्शन इसको बोलते हैं, ये भी पार्लियामेंट का काम है। तीसरा है प्रोवाइडिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट। प्रोवाइडिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट। ये होता क्या है? सारी पावर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास होती है, तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? हमारे रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। गवर्नमेंट कुछ मिनिस्टर्स का हिस्सा होता है, कुछ मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है जो सारे फैसले लेती है, लेकिन वो अकेले सारे फैसले नहीं ले सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव फंक्शन में कि कोई भी कानून में बदलाव करना है, नया कानून बनाना है, तो उसका ड्राफ्ट पहले संसद में रखा जाता है, और जब आधे से ज़्यादा लोग उस पर वोटिंग कर देते हैं, अपना एसेंट दे देते हैं, तब उसको पास माना जाता है, नहीं तो फेल माना जाता है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव अप्रूव करेंगे कि गवर्नमेंट का जो काम है वो करना है या नहीं करना है। अगर रिप्रेजेंटेटिव उसको पास करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकती। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यानी कि सिटीजन्स या पब्लिक के चुने हुए लोग होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव उसी काम में हाँ या ना कर सकते हैं जिससे वो समझते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पब्लिक को इससे फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो डिसीज़न ले रही है उसमें सिटीज़न का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कंट्रोल कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव करेंगे गवर्नमेंट को। चौथा हमारा आता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ द कैबिनेट। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। आलोचनात्मक स्टडी करना कि कैबिनेट, आपको पता है कैबिनेट किसको बोलते हैं? जब रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हो जाते हैं या इलेक्ट हो जाते हैं, जब एमपीज बन जाते हैं, तो एमपीज अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं या डिसाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है, इसी को बोलते हैं कैबिनेट। मिनिस्टर्स के ग्रुप को कैबिनेट बोलेंगे। कैबिनेट जो भी वर्क करती है, कैबिनेट जो भी काम करती है,
उसका असेसमेंट करना कि ठीक किया या नहीं किया, और उसके अंदर खामियां निकालना, क्रिटिसाइज़ करना, ये काम होता है हमारी पार्लियामेंट का, उनके रिप्रेजेंटेटिव का। वरना रिप्रेजेंटेटिव 5 साल ख़त्म होने के बाद जब वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मांगने जाएंगे कि फिर से हमें जिताओ, तो पब्लिक पूछेगी कि गवर्नमेंट जब ये फैसला ले रही थी तो आप कहाँ थे, आपने क्यों इसको पास नहीं किया, या आपने क्यों इसको अपोज नहीं किया। अपोज से एक वर्ड आता है अपोजिशन। यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है, पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये नंबर 5 है आपका, रोल ऑफ अपोजिशन। जितने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं मैक्सिमम किसी न किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट कौन बनाएगा, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही गवर्नमेंट बनाएंगे। जो गवर्नमेंट में नहीं होते हैं उनको अपोजिशन कहा जाता है। जैसे आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके पास 300 समथिंग एमपीज हैं, कुछ अपनी पार्टी के, मतलब मैक्सिमम अपने पार्टीज़ के, और कुछ उनसे सहयोगी पार्टियों के। बाकी के जो मेंबर हैं जो उनके पार्टी में नहीं है या जो उनके सहयोग में नहीं है, उनको बोला जाएगा अपोजिशन में। जैसे कांग्रेस हो गई, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये है अपोजिशन में। अपोजिशन का काम खास करके क्या है, गवर्नमेंट के कामों को ऊपर नजर रखना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर कोई ऐसा काम कर रही है जिससे देश के किसी हिस्से को या किसी सिटीजन्स की किसी कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को कोई प्रॉब्लम होने वाली है या देश को किसी तरह का नुकसान होने वाला है, तो अपोजिशन तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन करती है, गवर्नमेंट से सवाल पूछती है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इससे तो ये नुकसान है। अगर कोई फ़ायदा आपको दिखता है तो आप एक्सप्लेन कीजिए, और गवर्नमेंट उसको एक्सप्लेन करती है, मैक्सिमम करती है। जहाँ ज़रूरी नहीं समझती, जहाँ कुछ सीक्रेट होता है, गवर्नमेंट डिनाई भी कर सकती है कि दिस इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। नेक्स्ट आता है एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का एक तंत्र है। देश में ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से जो होती है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होती है। तो क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पार्लियामेंट से मिल जाती है, इसीलिए इसको एन ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन हमारा नेक्स्ट है।